गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों का गलन एवं गलनांक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज के एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स यानी कि द्रवों का हिमीकरण तथा हिमांक। फ्रीजिंग की जो प्रोसेस होती है वो मेल्टिंग की प्रोसेस का ठीक उल्टा होती है। मेल्टिंग में आपने क्या पढ़ा कि जो आपके सॉलिड होते हैं, जब उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, जो उनके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं और जो सॉलिड है हमारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ठोस के कण जो होते हैं पास पास होते हैं, और जब उन्हें हम ऊष्मा प्रदान करते थे तो हमारे ठोस के कण दूर दूर हो जाते थे, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है जो बढ़ जाती थी, और उसकी वजह से जो ठोस था हमारा वो द्रव में परिवर्तित हो जाता था। और क्योंकि हमारे द्वारा दी गई जो ऊष्मा होती थी, हम जो एनर्जी प्रोवाइड कराते थे, वो केवल उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करके उनको दूर करने में ही यूज़ हो जाती थी। इस वजह से हमारे सॉलिड का जो टेम्परेचर था वो चेंज नहीं होता था। इसके बाद हमने जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ा था कि वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर आकर के कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता था, उस टेम्परेचर को हमने मेल्टिंग पॉइंट कहा, गलनांक कहा। वैसे ही फ्रीजिंग की प्रोसेस ठीक उल्टी है। इसमें क्या होगा, इसमें अब हम हीट देंगे नहीं, अब हम जो हमारा लिक्विड होगा उसमें से हीट बाहर निकालेंगे, और उसके बाद जो हमारा लिक्विड है जब उसमें से हीट बाहर निकल जाएगी तो एनर्जी जो है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, द्रव के जो कण होंगे उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और ऊर्जा कम होने की वजह से वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देख लेते हैं पहले इसकी प्रोसेस, फिर इसके एग्जाम्पल को हमारी कॉमन लाइफ से समझते हैं। तो कह रहे हैं द प्रोसेस इज अपोजिट टू मेल्टिंग प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। When temperature of a liquid is decreased, the kinetic energy of its particle decreases and interparticle forces start to become strong, and finally liquid solidifies. The process is called freezing, and the temperature at which this process occurs is called the freezing point. Theoretically, melting point and freezing point of a substance are same temperature. इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें आपको बताया गया है कि जो फ्रीजिंग है उसका मतलब क्या होता है कि ये प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, ये हमारे मेल्टिंग की ठीक उल्टी है, और इसमें जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जो द्रव के जो कण होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उसका जो टेम्परेचर, उसका ताप जो है वो घटाते हैं, और इसके लिए हम उसमें से उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल यानी कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो घटती जाती है, और एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और जिस ताप पर हमारा जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित होता है, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर हमारा जो लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब बात आती है इस पॉइंट की, जो यहाँ पर लिखा है, थ्योरेटिकली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम टेम्परेचर। यानी कि जब हम सैद्धांतिक रूप पढ़ते हैं, यानी कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर हम आइस की बात करें, आप सबको पता है कि जो लिक्विड है, वाटर जो होता है, H2O जो है, वाटर हमारा, ये जब आइस में कन्वर्ट होता है तो भी H2O ही रहेगा। यहाँ पर वाटर लिख देते हैं तो और क्लियर होगा। जो वाटर है, जब आइस में कन्वर्ट होने के लिए वाटर को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। लेकिन ये शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से भाई अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस को आइस ही रहना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये थ्योरेटिकली पॉसिबल होती है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से एकदम सही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रोसेस चल रही होती है वहाँ पर जो रोल प्ले होता है वो होता है प्रेशर का। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप सबके घर में फ्रीज होगा, और फ्रिज में आप जो फ्रीज़र होता है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम रखते हैं हमारे पानी को, बाउल में, कंटेनर में रख देते हैं, एल्युमिनियम या प्लास्टिक के कंटेनर में, जिसमें से वो आइस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न क्या होता है वहाँ पर, रीज़न ये होता है कि आपके फ्रीज में पीछे लगा होता है कंप्रेसर।
और वो कंप्रेशर क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। और जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जब दबाव बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो आप खुद सोचिए जब आप किसी चीज़ पर दाब बढ़ाएंगे, किसी चीज़ पर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उसके पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आते जाते हैं। ठीक उसी वक्त कंप्रेसर क्या करता है, इनको पास लाने के लिए जो आपके फ्रीज़र में जो टेम्परेचर ज़्यादा था, यानी कि जो ऊष्मा, जो हीट एनर्जी थी, उसको एब्जॉर्ब करके उसको पीछे से क्या करता रहता है, बाहर निकालता रहता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आप कभी भी फ्रीज़ के पीछे चले जाइए तो देखिएगा वहाँ से जो है फ्रीज़ पीछे से क्या होता है, गर्म। जो फ्रीज़ अंदर से इतना ठंडा होता है वो बाहर से पीछे की तरफ गर्म क्यों होता है, तो रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें बैक साइड में क्या लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, जो कि अटैच्ड होता है हमारे फ्रीज़र से। और इसका रोल क्या होता है, इसका रोल यही होता है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वो हमारे वाटर को जो है, आइस को जो है वो फ्रीज़ कर सकता है और उसे मेल्ट भी कर सकता है। आप फ्रीज़ बंद कर दीजिए तो कंप्रेशर वर्क करना बंद कर देगा, तो उस समय प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बर्फ़ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप फ्रीज़ ऑन करते हैं तो कंप्रेशर फिर से वर्क करता है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है और जो हमारे पानी है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो जल है वो बर्फ़ में और जो वाटर है वो जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और कंप्रेशर का एक रोल और जो मैंने बताया कि क्या, कि पार्टिकल्स को पास लाने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए जो भी फ्रीज़र की जो हीट होती है उसको बाहर एब्जॉर्ब करके निकाल देता है। और इसीलिए फ्रीज़ का जो बैक साइड वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ये था हमारा फ्रीजिंग की प्रोसेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मैंने जो 0 डिग्री सेल्सियस बताया वो सिर्फ हम वाटर का ही फ्रीजिंग पॉइंट है। बाकी जो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स होते हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, जो कि आप नेट पर थ्योरेटिकली जो टेबल है उसमें आप चेक भी कर सकते हैं, जिस भी लिक्विड का आप देखना चाहें। इसी पॉइंट को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द्रवों का हिमीकरण तथा हिमांक। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह ठोसों के गलन के विपरीत क्रिया है तथा इस क्रिया में कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। कोई भी जो हमारा द्रव होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में। कैसे होता है, जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगती है तथा एक निश्चित ताप या उससे नीचे इन कणों के अंतराकणीय बल प्रबल होने लगते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी तो जो कंपन हो रहा था, जो इधर उधर भाग रहे थे, हमारे जो कण दूर भाग गए थे, वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ठहरेंगे। और ठहरने के बाद वो इन अंतराकणीय बलों द्वारा क्या होते हैं, पास आने लगते हैं। यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जो अणुओं के बीच जो फोर्स लग रही होती है, जो बल लग रहा होता है, उसी की वजह से ये एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं और फिर ये धीरे धीरे जो लिक्विड है वो वापस से क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि एक निश्चित ताप या उससे नीचे इन कणों के अंतराकणीय बल प्रबल होने लगते हैं तथा अंततः द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित होता है हिमीकरण कहलाती है तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है वह हिमांक कहलाता है। जिस भी टेम्परेचर पर यह प्रोसेस स्टार्ट होगी उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को ही क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, यानी कि उस द्रव का हिमांक, और इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से ठोस का गलनांक तथा द्रव का हिमांक बराबर होते हैं। किसी एक द्रव के लिए जब द्रव में ठोस में जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है और जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वो दोनों ही ताप क्या होते हैं, समान होते हैं। मेन जो इशू होता है वो होता है प्रेशर का, जो कि मैंने आपको बर्फ़ के एग्जांपल से अभी अभी समझाया है कि बर्फ़ के केस में यानी जो हमारा वाटर है, जो जल है, उसे बर्फ़ बनाने के लिए आप क्या करो कि आप 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आपका जो वाटर है उससे आपकी आइस बन जाएगी, यानी कि जल से बर्फ़ प्राप्त हो जाएगी। और आप प्रेशर को थोड़ा सा घटा दो, यानी कि दाब को थोड़ा सा कम कर दो, तो आपकी जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही गलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये था हमारा पॉइंट, द्रवों का हिमीकरण तथा हिमांक। एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिपीट करके सुनिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग की प्रोसेस क्या होती है? बॉइलिंग की प्रोसेस में कह रहे हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड एस्केप आउट फ्रॉम लिक्विड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो हमारे द्रव के जो कण होते हैं
वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास की सराउंडिंग से जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और इस हीट एनर्जी को या इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं, भाई लिक्विड स्टेट में तो दूर दूर होंगे, यानी कि द्रव अवस्था में तो कण वैसे ही दूर होते हैं, और जब ये अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा भी अवशोषित कर लेते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। और वो गतिज ऊर्जा एक लिमिट क्रॉस कर जाने के बाद इतनी बढ़ जाती है कि ये अपनी सीमा को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, और जो द्रव है वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि जो लिक्विड है, वो जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के, वो लिक्विड की सरफेस को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर ये प्रोसेस हो रही है कन्वर्जन की लिक्विड से वेपर में, तो इसे इवेपरेशन कहा जाता है। यानी कि अगर किसी निश्चित ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तन की जो ये क्रिया होती है उसे वाष्पन कहा जाता है। ये जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, जो वेपराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ये केवल और केवल लिक्विड की सरफेस पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इस प्रोसेस में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जाहिर सी बात है केवल वही पार्टिकल्स वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो पाएंगे या वाष्पीकृत हो पाएंगे जो हमारी सराउंडिंग, हमारे वातावरण के संपर्क में। आपने एक ग्लास पानी जो है भर के रख दिया, तो ग्लास की जो सतह होगी, जो ऊपरी सतह है, जो ऊपर की सरफेस है, केवल वहीं पर जो वाटर प्रेजेंट है, जो वहाँ पर जल उपस्थित है, केवल उसके कण क्या हैं, हमारे वातावरण के संपर्क में। बाकी जो उनके नीचे जो पानी के कण होंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए कहा गया कि इवेपरेशन की जो प्रोसेस होती है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वह सतही प्रक्रिया है, यानी कि सरफेस फिनोमेना होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ इवेपरेशन होता है, अभी आपको इवेपरेशन बताया जा रहा है, इवेपरेशन में भी हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी आपको बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किया गया है, वो अभी आपको इसके बाद बताया जाएगा। तो इवेपरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर जो आपका लिक्विड है, यानी कि जो आपका द्रव है, वो आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मैं दो एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है कपड़ों का सूखना। भाई कपड़े जब गीले होते हैं तो उसमें पानी उपस्थित होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, और हमने कहा कि हमें क्या करना है, वाटर को वेपराइज करना है। वो भाई उसको, कपड़े को सुखाना है, उसके लिए पानी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, धूप में कपड़े डाल देते हो। धूप में कपड़े डालने के बाद थोड़ी देर में जो धूप होती है वो क्या कर लेती है, पानी की बूंदों को अवशोषित कर लेती है, और जो हमारे कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तब तो ये फिनोमेना समझ में आता है। लेकिन यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस क्या जब हमारी धूप नहीं होगी तो नहीं होगी? तो अब आ जाइए ठंडी के मौसम में। आप ठंडी के मौसम में क्या करिए, आप गीले कपड़े डाल दीजिए तार पर, देखिए वो सूखते हैं कि नहीं। ठंडी में भी आपके कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इसका मतलब ये जो इवेपरेशन की प्रोसेस है, जो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया, इसके लिए हमें हमारे कपड़ों को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। वाष्पीकरण की अवस्था में, वेपराइजेशन की प्रोसेस में, इवेपरेशन की प्रोसेस में जो हमारा लिक्विड है वो आसपास की सराउंडिंग से ही, आसपास के वातावरण से ही ऊर्जा को अवशोषित करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होती है, यानी कि सतह पर होती है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि जो सतह के कण होते हैं, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, वही हमारी सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अब कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ इवेपरेशन होता है, जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये कुछ बिंदुओं पर निर्भर करती है। क्या है वो बिंदु? तो सबसे पहले कह रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव की प्रकृति। अलग अलग द्रव जो है अलग अलग रूप से वाष्पीकृत होते हैं। आप ज़मीन पे पानी फैला दीजिए, आप तेल फैला दीजिए, और आप अल्कोहल डाल दीजिए, और आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, अलग अलग द्रव आपने डाल दीजिए, तो देखिएगा कि इनमें से सबसे पहले कौन सा वाष्पीकृत होता है। हम सबको पता है कि सबसे पहले तो पेट्रोल उड़ जाएगा, उसके बाद अल्कोहल उड़ेगा, उसके बाद मिट्टी का तेल उड़ेगा, उसके बाद पानी उड़ेगा, और उसके बाद जो टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा वो होगा तेल को उड़ने में, यानी कि उसको वाष्पीकृत होने में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि रेट ऑफ इवेपरेशन जो होता है, यानी कि वाष्पीकरण की जो दर होती है, वो
लिक्विड के नेचर पर यानी कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरी चीज़ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, कि जिस सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट है उसका एरिया कितना है। इसका एग्जांपल क्या है, इस पॉइंट को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है पोछा जो लगता है घरों में, मॉपिंग जो करी आती है, पोछा जो लगाया जाता है, भाई पानी फैल जाए, थोड़े से जैसे पानी आपने फैला दिया और उसको आप सूखने दो अपने आप, और उसका टाइम नोट कर लो, और एक जगह दूसरी जगह उतना ही पानी डालो और उस पानी को थोड़ा सा फैला दो, सरफेस पे फैला दो। वाइपर करते हो तो वाइपर में क्या होता है, वाइपर कुछ एब्जॉर्ब तो करता नहीं लिक्विड को, सिर्फ वो पानी को फैला देता है, आपके जल को इधर उधर बिखेर देता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया यानी कि सतह का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ता है तो अब हमारे जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सतह के संपर्क में आ जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण की जो दर है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड है पॉइंट टेम्परेचर, भाई इसका रोल तो प्ले होना ही है। जैसा कि हमने बताया कि गर्मी में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी में देर में सूखते हैं। भाई गर्मी में अगर सुबह के कपड़े शाम तक सूख रहे हैं तो ठंडी में वो कपड़े 2 दिन में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ठंड में टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर कम है तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। एंड लास्ट जो है वो है प्रेशर। इसके बाद मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से बता दूंगा। प्रेशर का रोल ये रहता है कि प्रेशर जब बढ़ता है तो आपका जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो घटती है, और जब प्रेशर घटता है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस बढ़ती है। रीज़न क्या है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, प्रेशर बढ़ाने पर जो पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाते हैं, और जब पार्टिकल्स पास होंगे, कण पास होंगे, तो वो वाष्पीकृत होने में ज़्यादा समय लगाएंगे। जबकि जब प्रेशर कम होगा तो जो हमारे जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो दूर होंगे और वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट मैं बताने वाला था वो है हमारा हवा का बहना, यानी कि विंड की स्पीड। अगर आपकी विंड जो है, आपकी विंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, हवा जब कपड़ों के ऊपर से जाएगी तो आसानी से हमारे कपड़े सूख जाएंगे, या पानी के ऊपर से जब जाएगी। और वहीं पर अगर हवा की स्पीड स्लो है, विंड की स्पीड अगर स्लो है, तो हमारे जो कपड़े हैं वो देर से सूखेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ विंड तेज होने की वजह से जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। हवा का जो वेग है वो तेज होने की वजह से वाष्पीकरण शीघ्र होता है, और हवा का वेग धीरे होने पर वाष्पीकरण धीरे होता है। तो ये 5 हमारे फिनोमेना थे, 5 हमारे पॉइंट्स थे जिन पर हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है। अब जो बॉइलिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में समझाया जाएगा, क्योंकि आज यही कॉन्सेप्ट समझने में ही आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। हर एक प्रोसेस को अगर आप फीड करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसी चीज़ को मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो द्रव के कण होते हैं वो परिपार्श्व से, परिपार्श्व का मतलब होता है आसपास की सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करके द्रव की सतह से बाहर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाती है, और यह क्रिया द्रव की केवल सतह पर होती है। रीज़न आपको बताया जा चुका है, क्योंकि यह सतही प्रक्रिया है। जो इसको क्या करना है, यहाँ पर जो द्रव के जो हमारे कण हैं उन्हें अपनी आसपास की सराउंडिंग से, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्योंकि अवशोषित करनी है, तो जो हमारे कण सतह पर उपस्थित होंगे केवल वही हमारे वातावरण के संपर्क में होंगे। ठीक है। और सेकंड कि द्रव की जो वाष्पन की दर होती है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो द्रव की प्रकृति पर, जैसा कि मैंने आपको अल्कोहल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और क्या कहते हैं यानी कि केरोसिन ऑयल और आपके वाटर और ऑयल में डिफरेंस बताया था। सेकंड कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, जितना ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा प्रक्रिया उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम क्षेत्रफल होगा प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी वाष्पीकरण की। तीसरा ताप पर, ताप जितना ज़्यादा आपका वाष्पन उतना ज़्यादा, ताप जितना कम आपका वाष्पन उतना कम। और चौथा दाब पर, दाब बढ़ाने पर वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, क्योंकि कण पास आ जाएंगे। और दाब को कम करने पर वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कण है वो दूर फैल जाएंगे।
और पाँचवा मैंने अपनी तरफ से जो पॉइंट बताया था वो था वायु का वेग। जब वायु तेज़ी से चलती है तो वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और जब वायु धीरे चलती है तो वाष्पन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे, देन उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।